दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरी सिंह। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग नगर पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। इस टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में चर्चा करेंगे या 3 पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग शहरी स्थानीय शासन या नगरीय स्थानीय शासन क्या है, इसका तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसकी बात करेंगे। साथ साथ इसका इतिहास क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, नगरीय क्षेत्र क्या कहलाता है या नगरीय क्षेत्र का अर्थ क्या है, नगरीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, इस पहले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की चर्चा करेंगे कि इसका गठन कैसे होता है, संरचना कौन निर्धारित करता है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, आरक्षण की क्या व्यवस्था है, कार्यकाल कितना होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, और नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के अधिकार क्या है या कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, इसकी चर्चा हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग इसी से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति की चर्चा करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं कि नगर पंचायत या नगरीय स्थानीय शासन क्या है, इतिहास, उसका इतिहास क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, नगरीय क्षेत्र क्या कहलाता है। जहां तक संविधान की बात करें तो नगर पंचायत भारतीय संविधान के भाग 9A में, भाग 9A में 9A में इसकी चर्चा की गई, अर्थात नगर पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9A में, कैपिटल ए है, भाग 9A में दिया गया है। इसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? 18 अनुच्छेद हैं। कहां से कहां तक है? 243P से लेकर 243ZG तक है। कहां से कहां तक? 243P से लेकर 243ZG तक नगर पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है। कहा? संविधान के अनुच्छेद में। कुल कितने अनुच्छेद? 18। अगर हम अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के बारे में बताया गया है, और इस 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं या कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो 18 विषय शामिल किए गए हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा कि नगर पंचायत किस भाग में है? भाग 9A में है। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 18 अनुच्छेद हैं। किस अनुसूची में बताया गया है? तो 12वीं अनुसूची में बताया गया है। कितने विषय हैं उसमें? तो 18 विषय इसमें शामिल हैं। आइए देखते हैं कि शहरी स्थानीय शासन या नगरीय स्थानीय शासन से तात्पर्य क्या है या अर्थ क्या है। शहरी स्थानीय शासन से तात्पर्य ऐसी सरकार से है। किससे है? ऐसी सरकार से है जिसके प्रतिनिधियों का चुनाव शहरी जनता द्वारा किया जाता है। जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव शहरी जनता द्वारा किया जाता है। अर्थात शहरी स्थानीय शासन या नगरीय स्थानीय शासन, दोनों बात एक ही है। शहरी स्थानीय शासन से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव शहरी जनता द्वारा किया जाता है। अर्थात शहर के लोगों के लिए या शहरी स्थानीय शासन के लिए एक सरकार होगी, और वह सरकार अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी, और प्रतिनिधियों का चुनाव शहरी जनता द्वारा किया जाएगा। तो एक लाइन में ऐसी सरकार, स्थानीय शासन या शहरी स्थानीय शासन से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसके प्रतिनिधियों का चुनाव शहरी जनता द्वारा किया जाता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ये नगर पंचायत या शहरी स्थानीय शासन कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह प्राचीन काल से चलता आ रहा है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे आप बोलते हैं, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की बात करें तो यह नगरीय सभ्यता थी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में यह प्रमाणित भी हो चुका है और साक्ष्य भी मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है। अगर
अगर हम मौर्य काल की बात करें तो नगर प्रशासन के लिए पांच 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 लोगों की 6 समितियां हुआ करती थी। कितनी? 5-5 लोगों की 6 समितियां हुआ करती थी जो नगरीय व्यवस्था को देखती थी। अगर हम चोल काल की बात करें या चोल साम्राज्य की बात करें तो शहरी क्षेत्र को या नगरीय क्षेत्र को नगरम कहा जाता था। नगरम कहा जाता था और इसका अधिकारी नगस्तार कहलाता था। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, प्राचीन काल से यह व्यवस्था चली आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मौर्य काल की बात करें तो नगर व्यवस्था देखने के लिए 5-5 लोगों की 6 समितियां हुआ करती थी और चोल काल में नगर को नगरम कहा जाता था जिसका अधिकारी नगस्तार कहलाता था। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मुगल साम्राज्य या मुगल काल में भी यह व्यवस्था विद्यमान थी और नगर की व्यवस्था देखने के लिए कोतवाल हुआ करता था। क्या? कोतवाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कोतवाल नामक अधिकारी हुआ करता था जिसके पास पुलिस व्यवस्था, दंड व्यवस्था और वित्तीय मामले हुआ करते थे। तो कौन नगरीय व्यवस्था कौन देखता था? मुगल काल में कोतवाल हुआ करता था या कोतवाल देखता था। अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी। अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी जो मध्यकाल या मुगल काल के नगरीय जीवन या नगरीय प्रशासन के बारे में चर्चा करता, अर्थात मध्यकाल में भी नगरीय व्यवस्था विद्यमान थी। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो सबसे पहले 1687-88 में भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना किया गया। कहां पे? मद्रास में। कहां पे? मद्रास में, जिसे आप क्या बोलते हैं आजकल? चेन्नई बोलते हैं। तो भारत में पहली बार 1687-88 में भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहां की गई? इंपॉर्टेंट है, मद्रास में किया गया, जो आजकल आप क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। बाद में आगे चलकर 1726 में बंबई और कलकत्ता में भी क्या नगर निगम की स्थापना किया गया। तो ध्यान में रखिए, आधुनिक काल में 1687-88 में पहली बार नगर निगम की स्थापना भारत में मद्रास में किया गया। फिर 1726 में मुंबई और कलकत्ता में भी नगर निगम की स्थापना की गई। अगर हम आधुनिक काल की चर्चा आगे करते हैं तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को स्वावलंबी बनाने के लिए 18 एक संकल्प प्रस्ताव लाया जिसे 1882 का संकल्प प्रस्ताव कहा जाता है। समझिए, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को स्वावलंबी बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव को 1882 का संकल्प प्रस्ताव कहा जाता है या संकल्प प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और यही संकल्प प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को स्वावलंबी बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जिसे 1882 का संकल्प प्रस्ताव कहा गया और इस संकल्प प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या जनक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा 1882 का। अगर हम 1919 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में भी नगरीय प्रशासन या नगरीय जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात नगरीय प्रशासन का उल्लेख 1919 के अधिनियम में भी किया गया था, लेकिन यह विषय राज्य सूची के हस्तांतरित पहले भी बात हो चुकी है, राज्य सूची के हस्तांतरित विषय में रखा गया जो बेहद कमजोर है। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा जरूर कि 1919 के अधिनियम में नगरीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है, एग्जाम में पूछा गया है, भविष्य में पूछा जाएगा। लेकिन यह विषय राज्य सूची के हस्तांतरित विषय में या हस्तांतरित क्षेत्र में रखा गया। इसी का परिणाम था कि भविष्य में
भारत में चुनाव हुए, नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ, 1924 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में बहुत से लोग निर्वाचित भी हुए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1919 के परिणाम स्वरूप जो चुनाव हुए उसमें भारतीयों ने भाग लिया और निर्वाचित भी हुए, सरदार पटेल भी निर्वाचित हुए। अगर हम आगे चलकर 1935 के अधिनियम की बात करें तो 1935 के अधिनियम में इस नगरीय प्रशासन को या नगरीय जीवन को, नगरीय प्रशासन को पूर्णतः राज्य सूची का विषय बना दिया गया, पूर्णतः राज्य सूची का विषय बना दिया गया। कब? 1935 के अधिनियम में बात। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान जब संविधान बना तो भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में केवल ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई, नगर पंचायत के गठन की बात नहीं की गई। इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में जब संविधान बना तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई, लेकिन नगर पंचायत के गठन की बात नहीं की गई। आगे चलकर बहुत सारी समितियां बनी नगर पंचायत के संबंध में। पहली समिति बनी जान मथाई समिति, 1953 में बना। फिर एपी जैन समिति बनी, रफीक जकारिया समिति बनी, केएन सहाय समिति बनी, सीएम कोरिया समिति बनी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी तरह सुन लीजिए। इस विभिन्न समितियां बनी लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1986 में क्या एलएन सिंघवी समिति का गठन किया गया और इस समिति ने सिफारिश किया कि स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। साथ साथ एक और समिति बनी पीके थुंगन समिति, और उस समिति ने भी कहा कि स्थानीय शासन को या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसका परिणाम यह रहा कि इन समितियों की सिफारिश पर सरकारों ने गौर किया और कहा कि नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। राजीव गांधी की सरकार ने सोचा कि हम इस नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और देने का प्रयास करने वो लगे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो इसे पास नहीं करा पाए और उनकी सत्ता चली गई। फिर बीपी सिंह ने प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और पीवी नरसिम्हा राव ने नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने में सफल रहे और उन्होंने 74वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करवा दिया, अर्थात संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ये रहा इसका इतिहास। आपने देखा अर्थ देखा इसका, नगर पंचायत का अर्थ या नगरीय स्वशासन का अर्थ क्या है? ऐसी सरकार जिसके प्रतिनिधियों का चुनाव शहरी जनता द्वारा किया जाता है। आपने इसका इतिहास देखा कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगर मौर्य काल की बात करें तो नगरीय व्यवस्था को देखने के लिए 5 लोगों की 6 समितियां हुआ करती थी। चोल काल में नगर को नगरम कहा जाता था, जिसका अधिकारी नगस्तार कहलाता था। अगर मुगल काल की बात करें तो कोतवाल हुआ करता था नगरीय व्यवस्था को देखने के लिए। आधुनिक काल में 1687-88 में पहली बार भारत में नगर निगम की स्थापना चेन्नई मद्रास में, वर्तमान नाम चेन्नई या मद्रास में किया गया। 1726 में बंबई और कलकत्ता में भी नगर निगम की स्थापना की गई। 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक संकल्प प्रस्ताव लाया जिसे 1882 का संकल्प प्रस्ताव कहा जाता है और इसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 1919 के अधिनियम में नगरीय क्षेत्र या नगरीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसे राज्य सूची के हस्तांतरित विषय में रखा गया। 1935 के अधिनियम में इस नगर पंचायत को या नगरीय प्रशासन को राज्य सूची, पूर्णतः राज्य सूची का विषय बना दिया गया। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात तो की गई, लेकिन नगर पंचायत के गठन की बात नहीं की गई। बाद में बहुत सारी समितियां बनी, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर एलएन सिंघवी और पीके थुंगल समिति की सिफारिश पर इस समिति ने सिफारिश किया कि स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इस समिति के सिफारिश पर 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये रहा इसका इतिहास। अब आइए देखते हैं इसकी संवैधानिक स्थिति, नगर पंचायत की क्या संवैधानिक स्थिति, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक
संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति, अभी आपने देखा कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसे दिया गया? नगर पंचायत को। तो संवैधानिक स्थिति कैसे बनी? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। ध्यान में रखिएगा, भाग 9A जोड़ा गया, अर्थात यह मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। किस संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें 16 अनुच्छेद शामिल किए गए। 18 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़कर इसमें कुल 18 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। साथ साथ 12वीं अनुसूची जोड़कर इसमें 18 विषय स्थापित किए गए। ध्यान में रखिए, 12वीं अनुसूची भी संविधान में बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। और यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 1992 द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9A जोड़कर उसमें 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए, साथ साथ 12वीं अनुसूची जोड़कर उसमें 18 विषय शामिल किए गए, स्थापित किए गए। इसी संविधान संशोधन द्वारा अर्थात 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, अभी आपने देखा 92 द्वारा इस नगर पंचायत को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इस नगर पंचायत को क्या बना दिया गया? त्रिस्तरीय बना दिया गया। इस नगर पंचायत को क्या? त्रिस्तरीय बना दिया गया। किसे? नगर पंचायत को त्रिस्तरीय बना दिया। किस संशोधन द्वारा? 74। जैसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय बनाया गया था, उसी तरह 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा देकर इस नगर पंचायत को क्या बना दिया गया? त्रिस्तरीय बना दिया गया। पहला स्तर क्या होगा? पहला नगर पंचायत। दूसरा क्या होगा? नगर पालिका। तीसरा क्या होगा? नगर निगम होगा। ये नगर पंचायत को क्या बना दिया गया? त्रिस्तरीय बना दिया गया। और वो किस तरह होगा? या त्रिस्तरीय कौन कौन होंगे? नगर पंचायत होंगे और नगर पालिका होंगे, नगर निगम होंगे। नगर पंचायत कौन से होंगे? जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से कहां? शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो गए हैं, उसे नगर पंचायत बोला जाएगा। नगर पालिका छोटे नगरीय क्षेत्र आएंगे इसमें। नगर पालिका में छोटे नगरीय क्षेत्र आएंगे। नगर निगम में बड़े नगरीय क्षेत्र आएंगे। तो इस 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा देकर इसे त्रिस्तरीय बना दिया गया। और यह त्रिस्तरीय क्या है? नगर पंचायत है। ऐसे क्षेत्र आएंगे जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो गए हैं। नगर पालिका छोटे नगरीय क्षेत्र, अभी हम लोग नगरीय क्षेत्र देखेंगे। तीसरे में नगर निगम, जहां जो क्षेत्र आएंगे बड़े नगरीय क्षेत्र आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये है इसकी संवैधानिक स्थिति। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9A जोड़ा गया, 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 12वीं अनुसूची जोड़कर 18 विषय इसमें शामिल किए गए और इसे संवैधानिक दर्जा देकर त्रिस्तरीय बना दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि नगरीय क्षेत्र क्या है? नगरीय क्षेत्र क्या है? तो अब आइए देखते हैं कि नगरीय क्षेत्र का अर्थ क्या है। नगरीय क्षेत्र का अर्थ जो निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करते हैं। नगरीय क्षेत्र का अर्थ जो निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करते हो, ऐसे क्षेत्र जो 3 शर्त पूरी करते हो उसे नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। कौन कौन सा? पहला, उस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5000 हो। कितनी?
कम से कम 5,000 हो, अर्थात 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम कितना हो, क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, उसे नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। दूसरा शर्त यह है कि 75% कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो, जो जनसंख्या उस क्षेत्र की हो उसमें 75% पुरुष, कार्यशील पुरुष अर्थात कार्य करने वाले पुरुष गैर कृषि कार्य में लगे हों, अर्थात 75% लोग कृषि कार्य नहीं कर रहे हो, गैर कृषि कार्य में लगे हों। तीसरी शर्त यह है कि इनका क्षेत्र का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, वर्ग किमी हो। ये 3 शर्तें हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 शर्तें अगर कोई क्षेत्र पूरा करता हो तो उस क्षेत्र को हम नगरीय क्षेत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। नगरीय क्षेत्र का अर्थ क्या है? नगरीय क्षेत्र जो यह 3 शर्तें पूरी कर रहे हैं उसे हम नगरीय क्षेत्र मानेंगे। पहला, उस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5,000 होनी चाहिए। अधिक हो सकता है, 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 5,000 होना चाहिए। दूसरा, उस क्षेत्र की 75% कार्यशील पुरुष, महिला नहीं, पुरुष जनसंख्या, कार्यशील जो कार्य करते हैं, छोटे बच्चे नहीं, जो कार्य करते हैं, पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो। और उस क्षेत्र का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, अर्थात जनघनत्व कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। अगर कोई क्षेत्र ये तीनों शर्तें पूरी करते हो, तीनों एक नहीं, तीनों साथ में, सभी साथ में होगा, तीनों शर्तें पूरी करते हैं तो वह क्षेत्र नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। इस नगरीय क्षेत्र में कुछ और बातें, इस नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। इस नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। निम्न क्षेत्र नगरीय क्षेत्र हैं, या इस नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। पहला यही हो गया, नगर पंचायत। दूसरा, नगर पालिका। तीसरा, नगर निगम। चौथा, नगरीय क्षेत्र समिति या नगर क्षेत्र समिति। पांचवा, अधिसूचित क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया। अगला, छावनी बोर्ड। अगला, बंदरगाह या पत्तन। एक ही बात बोलते हैं, बंदरगाह या पत्तन। यह क्षेत्र भी नगरीय क्षेत्र में आएंगे। आइए समझते हैं ये क्या है। नगर पंचायत क्या है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। जो ग्रामीण क्षेत्र से कहा शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो गए हैं उसे हम नगर पंचायत बोलेंगे। नगर पालिका छोटे नगरीय क्षेत्र आएंगे। नगर निगम में बड़े नगरीय क्षेत्र आएंगे। नगर क्षेत्र समिति या नगरीय क्षेत्र समिति, इसमें कस्बा आता है। साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे जब नगर पालिका की चर्चा करेंगे। अधिसूचित क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, ये तीनों अलग है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ये तीनों शर्तें पूरी नहीं करते लेकिन वो अभी क्या है, नगरीय क्षेत्र में आते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे अधिसूचित क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया, सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया जाता है कि वह क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में माना जाएगा, भले वो ये 3 शर्तें पूरी नहीं करते हो। सरकार ने अगर अधिसूचित कर दिया गया कि यह क्षेत्र क्या नगरीय क्षेत्र माना जाए तो उसे नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। जिसे कौन अधिसूचित करेगा? सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। क्यों किया जाता है? जब भी कोई कंपनी या उद्योग लगाया जाता है तो शहर के नजदीक नहीं लगाया जाता है, शहर से, क्योंकि प्रदूषण फैलेगा, इसलिए शहर से दूर लगाया जाता है, दूर किसी खाली स्थान पे लगाया जाता है जो
जहां लगाया जाता है वहां ये शर्तें पूरी नहीं होती। जनसंख्या कम रहती है, शहर से दूर रहेगा तो जनसंख्या कम रहेगी या जनसंख्या होगी ही नहीं, फिर भी उसे नगरीय क्षेत्र की तरफ विकसित किया जाएगा। मान लीजिए उद्योग लगाएंगे या कंपनी लगाएंगे तो उसे क्या चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और आधुनिक सुविधाएं चाहिए, मकान चाहिए, आधुनिक सुविधाएं चाहिए। तो इस अधुसूचित क्षेत्र को या जहां कंपनी या उद्योग लगाया गया है उस एरिया को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करके नगरीय क्षेत्र की तरह उसे विकसित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे आगे क्षेत्र का क्या हो, विकास हो सके और उस विकास के माध्यम से देश का भी विकास हो। इसलिए अधिसूचित क्षेत्र को शर्तें भले पूरी नहीं करते हो लेकिन उसे क्या नगरीय क्षेत्र में माना जाता है। दूसरा अगला है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड से मतलब यह है जहां सामान्य जनता के साथ सैनिक रहते हैं, उसे हम छावनी बोर्ड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। छावनी बोर्ड या छावनी परिषद जहां सामान्य जनता के साथ साथ सैनिक टुकड़ियां रहती हैं, सैनिक रहते हैं या सैनिक टुकड़ियां रहती हैं, उसे हम छावनी बोर्ड कहते हैं। अर्थात यह छावनी बोर्ड भी यह तीनों शर्तों को पूरा नहीं करता तो भी इस छावनी बोर्ड को नगरीय क्षेत्र की तरह ही विकसित किया जाएगा, क्योंकि इन सैनिकों को आधुनिक सुविधाएं चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और मकान चाहिए, साथ साथ रहने की भी सुविधा होनी चाहिए। अर्थात आधुनिक सुविधा प्रदान करने के लिए इस छावनी बोर्ड को भी भले ये तीनों शर्तें पूरा नहीं करते हो तो भी इस छावनी बोर्ड को भी नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, इसका विकास करने के लिए, सैनिकों को सुविधाएं देने के लिए। ध्यान रखिएगा, पहली बार छावनी बोर्ड अधिनियम बना था 1924 में। 1924 में पहली बार छावनी परिषद अधिनियम 1924 पारित किया गया था केंद्रीय सरकार द्वारा। अगर हम आगे इतिहास की बात करें तो पहली बार छावनी बोर्ड का गठन लॉर्ड क्लाइव ने किया था। पहली बार, इतिहास के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, छावनी बोर्ड का गठन लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार गठित किया था। अगर हम बंदरगाह या पत्तन की बात करें तो समुद्र के किनारे बनाया जाता है, ठीक। तो इस बंदरगाह की सुरक्षा के लिए यातायात की सुविधा को बढ़ाने के लिए, अर्थात सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और वहां जो लोग रहेंगे, जो कार्य करेंगे, उन्हें आधुनिक सुविधाएं चाहिए। तो इस बंदरगाह क्षेत्र को भी नगरीय क्षेत्र की तरफ विकसित करने के लिए सरकार द्वारा इस बंदरगाह क्षेत्र को या पत्तन को नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, जिससे इस बंदरगाह की सुरक्षा हो सके और वहां रहने वाले लोगों को जन सुविधाएं भी प्रदान किया जा सके। भले यह क्षेत्र अर्थात नदी समुद्र के किनारे जो पत्तन बनता है वहां 5000 जनसंख्या रहती है, नहीं रहती है, ये फॉलो नहीं होता, ये भी फॉलो नहीं होता, ये भी फॉलो नहीं होता, फिर भी इस बंदरगाह या पत्तन को भी सरकार नगरीय क्षेत्र के रूप में नगरीय क्षेत्र मान लेती है और नगरीय क्षेत्र की तरह इसे विकसित करती है या आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। कारण क्या है, सुरक्षा के लिए या आधुनिक सुविधाएं देने के लिए। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो शर्तें पूरा नहीं करते, ये शर्तें पूरा 5000 75% जनघनत्व 400 ये शर्तें पूरा नहीं करते, फिर भी उन्हें नगर सरकार द्वारा इसे नगरीय क्षेत्र के रूप में मान लिया जाता है और नगरीय क्षेत्र का जिस तरह विकास होता है उसी तरह इन क्षेत्रों का भी विकास होता है। ये रहा नगरीय क्षेत्र का अर्थ। क्या नगरीय क्षेत्र, अगर ये 3 शर्तें पूरी करता हो कोई क्षेत्र तो उसे नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5000। 75% कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगे हों। जनघनत्व, उस क्षेत्र का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तो वो नगरीय क्षेत्र है। इस नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र भी आते हैं, अर्थात नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र, छावनी बोर्ड, बंदरगाह या पत्तन भी इस नगरीय क्षेत्र में शामिल हैं। ये रहा नगरीय क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। अब आइए देखते हैं, आपने अभी देखा कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा देकर इसे त्रिस्तरीय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, त्रिस्तरीय बना दिया गया।
किस संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस नगर पंचायत को क्या बना दिया गया? त्रिस्तरीय बना दिया गया। पहला नगर पंचायत, पंचायत, दूसरा नगर पालिका, पालिका, और तीसरा नगर निगम। ये त्रिस्तरीय हो गया। क्या हो गया? नगर पंचायत को त्रिस्तरीय बना दिया गया। नगर पंचायत क्या होंगे? जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हुए हैं। नगर पालिका छोटे नगरीय क्षेत्र, नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र। इन तीनों की चर्चा अब हम अगले लेक्चर में करेंगे कि इन क्षेत्र का गठन कैसे होता है, इनकी संरचना कैसे निर्धारित होती है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, और इन तीनों पंचायतों, ये तीनों अपने आप में पंचायत ही हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन तीनों पंचायतों के कार्य क्या है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपने देखा नगरीय क्षेत्र या शहरी स्थानीय शासन क्या है, इसका इतिहास, संवैधानिक स्थिति, साथ साथ नगरीय क्षेत्र क्या है, नगरीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।